नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप बरसे कांग्रेस, झामुमो के नेता। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग किया, अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का केंद्र पर वार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, पूछताछ के लिए अब समन जारी करेगी मुंबई पुलिस। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मिशन 2023 से पहले कांग्रेस की तैयारी, अब जिला और विधानसभा क्षेत्रों में होंगे संकल्प शिविर, संगठन की मजबूती पर जोर। पर में जिक्र होगा कि एमपी में विद्युत उपभोक्ताओं पर महंगाई का झटका, बिजली कनेक्शन लोड बढ़ाने और मीटर टेस्टिंग 70% महंगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप बरसे कांग्रेस और झामुमो के नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिरसा मुंडा विश्वास रैली को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दोनों दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर इसकी शिकायत की है। चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर जेपी नड्डा पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने कहा है कि जेपी नड्डा के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग किया, अरब में एंटी इंडिया मूड के बीच राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, खाड़ी देशों में एंटी इंडिया मूड के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने हमें अलग थलग कर दिया है और इससे दुनिया भर में भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर एक विवादित टिप्पणी के बाद अरब के कई देशों में भारत का विरोध शुरू हो गया था। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि इस मामले में केंद्र सरकार और बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों ने भी हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बयान देते हुए कहा है कि जब भारत अंदर से बटा होता है तो बाहर से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ के लिए अब समन जारी करेगी मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर डिबेट के दौरान टिप्पणी कर घिरी नुपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ इस बयान के मामले में पुलिस में केस दर्ज कराया गया था और अब मुंबई पुलिस जल्द ही उनके समन उन्हें जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर संजय पांडे ने ये बात कही है। पांडे ने कहा कि ज्ञान व्यापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित की गई भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 से पहले कांग्रेस की तैयारी, अब जिला और विधानसभा क्षेत्र में होंगे संकल्प शिविर, संगठन की मजबूती पर भी दिया जोर। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में अब संकल्प शिविर होगा। राजस्थान के उदयपुर प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिंतन शिविर के बाद अब प्रदेश के हर जिले में शिविर होंगे। शिविर में 75 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उदयपुर के संकल्पों को सख्ती से लागू करने पीसीसी ने तैयारी शुरू कर दी है। संकल्प शिविरों में मंत्री व स्थानीय पदाधिकारी शामिल होंगे। 90 दिनों में रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। निचले स्तर की समितियों में ज्यादातर युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन होगा। पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की मासिक बैठक हर महीने की 7 तारीख को आयोजित होगी। 14 तारीख को ब्लॉक, 21 को जिलों और 30 को प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी और हर महीने की बैठक की रिपोर्ट 10 तारीख को AICC को भेज दी जाएगी। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को अमली जामा पहनाने रायपुर में 1 व 2 जून को कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिजली कनेक्शन लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग और 70% महंगा। एमपी में विद्युत उपभोक्ताओं पर महंगाई का झटका। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनियों की मांग पर नियामक आयोग ने आम लोगों को
उन पर बोझ डाल दिया है और इसके चलते अब नए कनेक्शन, लोड बढ़ाने, मीटर टेस्टिंग, नाम परिवर्तन जैसी सुविधाओं का शुल्क 70% तक बढ़ा दिया गया है। लागू की गई नई दरें लागू भी कर दी गई हैं और सूत्रों के अनुसार बिजली कंपनियों की ओर से पिछले साल जुलाई में नियामक आयोगों के समक्ष इन शुल्कों में वृद्धि करने का दावा किया गया था। कंपनियों के इस दावे पर आम लोगों की आपत्ति की सुनवाई 5 जुलाई को की गई थी। नियामक आयोग ने विद्युत कंपनियों के दावों को मानते हुए सभी बिजली सुविधाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि बिजली कंपनियों ने प्राइस इंडेक्स व उपभोक्ता इंडेक्स का हवाला देते हुए सारी वृद्धि की है जो तय पैरामीटर के अनुसार सही नहीं है। अब शुल्क बढ़ाकर नियामक आयोग ने कंपनियों को और मनमानी छूट दे दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन पर हुआ बड़ा फॉल्ट, 1.5 घंटे तक परेशान होते रहे हजारों यात्री। दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो सर्विस में सोमवार शाम तकनीकी समस्या आ गई। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के बीच चलने वाली ट्रेनों में जबरदस्त देरी हुई। इसके कारण इन रूटों पर चलने वाले हजारों यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम को ऑफिस से छूटने का समय होने के कारण इस रूट पर चलने वाले लोग काफ़ी देर तक सर्विस शुरू होने का इंतज़ार करते रहे। दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक ने बताया कि यमुना बैंक और ब्लू लाइन के इंद्रप्रस्थ स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं शाम 6:30 से 8 बजे तक प्रभावित रहीं। ये परेशानी द्वारिका की तरफ जाने वाली यूपी लाइन पर OHE लाइन टूटने के कारण हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के निलंबन पर अखिलेश यादव का तंज। बोले विवादित बयान पर निलंबित तो वो भी हुए थे जो आज यूपी की भाजपा सरकार में मंत्री बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए जाने के बाद तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। इसी के साथ आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने के बाद अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को रविवार को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने पिछले महीने एक न्यूज़ चैनल पर डिबेट के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं के बयानों के कारण कानपुर में हिंसा भी भड़की थी। समाजवादी पार्टी ने तो भाजपा के कार्रवाई की मांग भी की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा डबल इंजन के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा है समस्तीपुर मास सुसाइड केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिले में एक परिवार की सामूहिक आत्महत्या की घटना को सभी को झकझोर दिया है और आर्थिक तंगी के बाद कर्ज के बोझ तले दबे परिवार की सामूहिक आत्महत्या पर अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसके लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना के लिए कथित डबल इंजन के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक, हृदय विदारक, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा एवं काला धब्बा है। समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक है, हृदय विदारक है, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा है। दोस्तों, रुक करते हैं घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और इस बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा
कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। महंगाई को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी, मस्जिदों से ऐलान, 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में मस्जिदों से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून को प्रदर्शन के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई है। और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बृहस्पतिवार को भाजपा से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के मामले में अपनी प्रवक्ता को पद से हटाने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद ने मांग की है कि आरोपी भाजपा प्रवक्ता पर फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने 8 दिन में कार्रवाई की मांग की है। शहर की दूसरी मस्जिदों में भी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी और इसी के साथ कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लेने का ऐलान किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा बदले की भावना के साथ काम कर रही है। ईडी की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी होने पर भड़के अशोक गहलोत ने कहा कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इस बारे में 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले से ही अदालत में चल रहे केस में ईडी द्वारा नोटिस देना सत्ता का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विपक्ष के दमन की पराकाष्ठा है। ऐसे नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन अखबारों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों पर आक्षेप लगाकर एनडीए सरकार कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अपने तीसरे और अंतिम ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड एवं कौमी आवाज अखबार शुरू किया, जिनका आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवजीवन अखबार शुरू किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था को लेकर गलत बयानी कर रहे नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री, लेख लिख कर बताएंगे सच, बीजेपी नेता का सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं और अब उनका एक ताज़ा ट्वीट फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल मोदी सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रही है और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि मोदी और वित्त मंत्री ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे फर्जी थे। इस तरह के झूठे दावे भारत की वैश्विक साख को ठेस पहुंचाते हैं। मैं लेख लिखकर इसका सच बताऊंगा। बता दें कि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, उसके चलते सोशल मीडिया पर भाजपा आईटी सेल द्वारा उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कई बार सवाल भी खड़े कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ होने वाले ट्वीट पर उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट में कहा था कि पीएम मोदी के पास अंधभक्त एम्प्लॉय हैं जो पैसे के बदले मुझे अपशब्द वाले ट्वीट करते हैं और वही मैं अपने ट्वीट खुद करता हूं। यही मुझ में और उनमें फ़र्क है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम वोट को लेकर अलर्ट हुए अखिलेश यादव, एक हफ्ते में 3 मोर्चों पर दिखे एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जिसे पड़ेगा उसकी चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसीलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे विपक्षी दलों की नज़र भी इस 20% वोट बैंक पर है। ऐसे में अखिलेश यादव के सियासी कदम को देखें तो एक सप्ताह में 3 मोर्चे पर मुस्लिम वोटों को अपने साथ सधे रखने के लिए एक्टिव वो दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल और जावेद अली खान को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजने के फैसले से सपा के मुस्लिम चेहरा आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कवायद करते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। वहीं सपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुसलमानों को बीजेपी के नैरेटिव में नहीं फंसने की हिदायत भी दे रहे हैं। इस तरह से अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों से बीजेपी
किसी एजेंडे में नहीं फंसने की हिदायत दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छोटे दलों पर दबाव डाला जा रहा है, महाविकास अघाड़ी के पास ईडी नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर राउत का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए बीजेपी छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। विश्वास जताते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन अभी भी 6 में 4 सीटें जीतेगा। राउत ने कहा कि बीजेपी को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। राउत ने कहा कि बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये पूरी तरह से निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर निर्भर है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हमें इस बारे में सारी जानकारी मिल रही है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी भी चुनाव लड़ रही है, चुनाव को गंभीरता से लें, हमारे पास केवल ईडी नहीं है। राउत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बजाय इसे सामाजिक कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर बवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिस चीज में सरकार को फायदा वो सरकार बहुत जल्दी करती है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बवाल पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हो जाता है, जब सरकार चाहेगी तो हो ही जाता है। सरकार एक बड़ी चीज़ है, सरकार पंजाब में भी कराएगी, कश्मीर में भी कराएगी। जिस चीज़ में सरकार को फ़ायदा होता है वो सरकार बहुत जल्दी करा लेती है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही। कर्नाटक में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि स्याही कहकर वो झूठ कह रहे हैं, वो तो हमले करें, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, वहाँ पर उन पर रिपोर्ट दर्ज हुई, वो सारे जेल में बंद है। वो तो बीजेपी पार्टी के लोग थे जो पकड़े गए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम तो जहाँ पर जाएं वहाँ जो प्रदेश सरकार की सुरक्षा रहती है वो रहे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, कुछ नहीं हुआ। इस मामले में प्रशासन को कम से कम 17-18 एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन, कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कहा कि कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कुछ जरूरी कदम उठाए। कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में घाटी से पलायन कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत समय के बाद वो एक उम्मीद के साथ गए थे। त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा सम्मान समिति के स्वयंसेवकों को संबोधित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान जान है और तिरंगे से देशभक्ति जागती है। दिल्ली में 15 अगस्त तक 500 तिरंगे लग जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर मोदी और शाह इस्तीफा दें, आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर में कुछ निश्चित समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हर्षदेव सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से प्रदेश के हालात विस्फोटक स्थिति तक पहुंच चुके हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में एक स्कूल शिक्षक, बैंक प्रबंधक और एक मजदूर की हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र का छद्म शासन जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रहा है और मौजूदा हालात 1990 के दशक की शुरुआत से भी बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को हिंसा के भंवर में बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन बाहरी नौकरशाहों को सौंप दिया गया है, जिन्हें मौजूदा हालात की कोई चिंता नहीं है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रिया के निष्क्रिय होने के साथ ही राजनीतिक दलों को बदनाम और हतोत्साहित किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लोगों की आवाज़ों को दबा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम पैकेज के कई कर्मचारी घाटी से लौटे जम्मू, कहा कश्मीर में भयानक वातावरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिर से
पलायन की घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं और भाजपा चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी पाने वाले कई कश्मीरी पंडित अपने परिवार के साथ वापस लौट चुके हैं। उनका कहना है कि हाल में आतंकवादियों द्वारा लक्षित कर की गई हत्याओं के कारण घाटी में डर का माहौल व्याप्त है। पंडित समुदाय के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह में कश्मीर में उन्होंने किराए के घरों में रहकर रात गुजारी और अब जम्मू के बाहर इलाके में स्थित जगती कस्बे में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत चयनित होने के बाद लगभग 4000 विस्थापित कश्मीरी पंडित घाटी में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। इस पैकेज की घोषणा 2008 में की गई थी और इसे दो मुख्य बिंदु इसमें थे 6000 युवाओं को रोजगार देना और भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 6000 आवासीय इकाइयों का प्रावधान करना। बाकी बची 2000 नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 4000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, जहां से आपको बता दें कि कश्मीर में दोबारा भयानक का माहौल बताकर जो लोग कश्मीर में एक तरीके से बसाए गए थे वो वहां से वापस जो कश्मीरी पंडित हैं वो वापस जम्मू लौट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।